नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम दोबारा से मौर्य साम्राज्य जो चल रहा है अपना, उस पे आगे की जो कहानी है, आगे जो तथ्य हैं, कुछ टॉपिक हैं, उन्हें हम लेके आए और सभी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश के वनडे एग्जाम जितने भी हों और अदर स्टेट के भी हों, तो सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं और पीवाईक्यू जो उठा के देखो तो बनेंगे क्वेश्चन। तो जो चल रहा है मौर्य साम्राज्य चल रहा है, आपको जो पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और मौर्य साम्राज्य में आज भी देख रहे हैं, इससे पिछला जो वीडियो है उसमें भी हमने देखा है कि जो अशोक हैं, अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज भी जो चर्चा होगी अशोक से संबंधित चर्चा होगी और देखेंगे क्या है। तो क्या है आज का जो कलिंग है, कल जो पढ़ा था हम लोगों ने, आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था, तो किसने कब हुआ था, कि पढ़ा था कि मतलब अशोक ने अपने 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, 261 ईसा पूर्व में किया। तो ठीक उसी में अब कलिंग से संबंधित कुछ जानकारी है जो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ है कलिंग में, कलिंग का जो प्राचीन नाम है वो नाम है उत्कल। अगर कभी पूछ लें कि कलिंग का प्राचीन नाम क्या है, तो क्या होगा, कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल। और कलिंग की जो राजधानी है उस समय, कलिंग की जो राजधानी थी उस समय, तो क्या थी, तो उसका नाम है तोलसी। तो कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल, कलिंग का प्राचीन नाम क्या है, उत्कल है। और इसकी राजधानी क्या है, तोसली थी। इसकी राजधानी क्या थी, तोसली। कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल, इसकी राजधानी तोसली, तोसली थी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। जब वो उस समय जब अशोक राजा थे, इन्होंने आक्रमण किस कारण किया, तो कहा जाता है कि कौटिल्य, मतलब जो कौटिल्य हैं, इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें कहा गया है कि जो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया। इनका मानना है कि उस समय कलिंग जो था हाथियों के लिए बेहद, मतलब हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध। तो इन्होंने अपनी सेना में हाथी वाथी शामिल करने के लिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। अगर कभी पूछ लें कि कलिंग जो अशोक ने आक्रमण किया किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था, तो हाथी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाथी। तो हम देखेंगे कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग जो था हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार जो कलिंग था हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और इन्हीं हाथी को जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, तो इन्हीं हाथियों की प्राप्ति के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, किसके लिए किया, कलिंग था हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और हाथियों की प्राप्ति के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, और एक वो कुछ ग्रंथ हैं सिंगली अनुश्रुतियों, सिंगली अनुश्रुतियों में दीपवंश, सिंगली अनुश्रुतियों में दीपवंश, महावंश के अनुसार अशोक के कुछ, मतलब सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार कि बताया गया है कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया, किसके मतलब किसने इन्होंने शिक्षा किससे ली, किस भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और अपने जो परिवर्तन है बौद्ध धर्म को अपनाया, वो सब बात की गई है। तो सिंगली अनुश्रुतियों में दीपवंश तथा दीपवंश तथा महावंश, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को, अशोक के शासनकाल को, और जो अशोक हैं शासनकाल के चौथे वर्ष, शासनकाल के चौथे वर्ष, जो अशोक थे शासनकाल के चौथे वर्ष, इन्हें एक निग्रोध नामक एक भिक्षु मिलते हैं और उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं। तभी उन्होंने बौद्ध धर्म यानी कि अपना लिया थोड़ा थोड़ा। तो अशोक को उसके शासनकाल के, उसने शासन के चौथे वर्ष, उसके अशोक के शासनकाल के चौथे वर्ष निग्रोध, कौन है, निग्रोध,
निग्रोध नामक एक भिक्षुक मिला। निग्रोध नामक जो भिक्षुक था, अगर पूछ लें तो कौन था? निग्रोध भिक्षुक था जिसने अशोक के जीवन को मतलब बौद्ध धर्म को लेके आया। वो जो अशोक हैं उनके जीवन में बौद्ध धर्म कौन लेके आया? तो कौन? निग्रोध नाम के एक भिक्षुक थे और बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो ठीक है, निग्रोध, ठीक है, निग्रोध जो है, निग्रोध नामक भिक्षुक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी। ठीक है, बौद्ध धर्म को शिक्षित किया। बौद्ध धर्म में शिक्षित किया, किसे किया? तो अशोक को। ठीक है, इसके बाद अशोक इसके बाद अशोक मोंगलीपुत्र इसके बाद अशोक मोंगलीपुत्र से प्रभावित हुए। इसके बाद जो अशोक हैं मोंगलीपुत्र हैं उनसे प्रभावित हुए एवं बौद्ध धर्म की मतलब इनको जब प्रभावित होंगे, जब ज्यादा लोग कहेंगे कि मतलब ये चीज सही है, जब किसी धर्म के ज्यादा लोग अनुयायी होंगे तो कुछ ज्यादा लोग आपसे बताएंगे कि मतलब ये चीज सही है, तभी तो आप मानेंगे हाँ सही है। तो मोंगलीपुत्र जो है इनसे संपर्क करा, मतलब मिले आके इनसे, अशोक से। तो इन्होंने भी मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शिक्षाएं दी। तो वो जो अशोक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रति भावनाएं उत्पन्न हुई और इनके अंदर बौद्ध धर्म के प्रति रुचि बढ़ी। ठीक है, देखो, इसके बाद अशोक मोंगलीपुत्र से प्रभावित हुए एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगे थे। ठीक है, एक है दिव्यावदान बौद्ध साहित्य। जो दिव्यावदान है बौद्ध साहित्य है। इसमें क्या हुआ? इस दिव्यावदान बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। किसको अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को। और किसके अनुसार? दिव्यावदान। तो बौद्ध अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया गया है या दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखें और एक चर्चा और मिलती है इन्हीं से संबंधित। चीनी यात्री हवेनसांग जो आए थे, उन्होंने भी विवरण दिया है कि मतलब जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो चीनी यात्री हवेनसांग इसका समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? कि जो अशोक थे, उन्होंने लास्ट में या कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने अपना जो अंतिम जीवन व्यतीत किया, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये। ठीक है, अशोक के शासनकाल में सर्वप्रथम बौद्ध यात्रा अशोक जो थे उन्होंने अपने शासनकाल में ही यात्राएं की। कहाँ की? तो जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म जब अपनाएंगे, जब लोग किसी धर्म से जुड़ते हैं, चाहे कोई सा भी धर्म हो, अगर शैव धर्म से होते तो शैव धर्म मंदिर बनवाते और वहां तीर्थ करने जाते। अब इन्होंने जो धर्म अपनाया बौद्ध धर्म अपनाया है, तो ये वहाँ के जो महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनकी जो अलग अलग स्थान है, अलग अलग नामों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां इन्होंने यात्रा की। तो कब यात्रा की है वो देखेंगे। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कहाँ पहुंचे? बौद्ध गया। सर्वप्रथम कहाँ पहुंचे? बौद्ध गया। बौद्ध गया की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? बौद्ध गया की यात्रा की। और यात्रा और धम्म यात्रा की। बौद्ध गया की यात्रा, धम्म यात्रा की। और 20वीं वर्ष में जब अशोक ने 20वीं वर्ष में कहाँ की यात्रा की? लुम्बिनी ग्राम की। अगर तो 20वीं वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। 20वीं वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। तो क्वेश्चन एक बार आया हुआ है आरओ में कि जो अशोक है, मतलब क्रम सेट करने को दिया था कि अशोक सर्वप्रथम कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए। तो आप ये ध्यान रखना, पहले कहाँ गए? सर्वप्रथम यहाँ गए। कहाँ? बौद्ध गया। पहले गए बौद्ध गया, फिर बाकी बाद कहाँ गए? दूसरी जगह लुम्बिनी। पहले बौद्ध गया, फिर बाद दूसरी बार लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ अभिलेख हैं जिनमें अशोक बुद्ध मतलब कुछ अभिलेख हैं जिनमें मिलता है कि अशोक है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और तो कौन कौन से अभिलेख हैं देखेंगे। तो भरभू शिलालेख बैराट राजस्थान। भरभू जो शिलालेख है बैराट कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अशोक के
बौद्ध होने के सबल प्रमाण मिलते हैं। मतलब कि इनके यहाँ से जो भरभू और जिसमें अशोक स्पष्ट है कि जो अशोक हैं उन्हें जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ है, इनका अभिवादन किया करता था। शिलालेख है, इसमें अशोक ने कहा है कि स्वयं को, जो भृगु शिलालेख है, यहाँ से हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक जो है, जो मगध राज्य या मगध का राजा है, यहाँ से उल्लेख मिलता है। अगर कभी पूछ लें तो भरभू शिलालेख में मिलता है। ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम जो शिलालेख हैं या अभिलेख हैं, इन्हें लिखने की परंपरा या फिर किसने शुरू की? जो अभिलेख हैं, इन्हें लिखने की परंपरा किसने शुरू की भारत में सबसे पहले? तो वो है अशोक।